तो आज की क्लास राउल्ट का नियम, वाह वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो वैसे राउल्ट का नियम है क्या? किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय पदार्थों के मोल प्रवाह के बराबर होता है। इसे हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं। लेकिन ये तो फाइनल रिजल्ट है। क्या वास्तव में राउल्ट ने यही बात बताई थी? नहीं, ये तो फाइनल स्टेटमेंट था। ये था फाइनल स्टेटमेंट, यानी ये किसी की व्युत्पत्ति है। है ना? और इस वास्तव में क्या राउल्ट ने बताया था? तो राउल्ट का नियम क्या था? तो नियम था कि कई विलयन, कई विलायक या द्रव अलग अलग पात्र में रखे हों। देखो नियम क्या था, मान लो ये आपका जो है पार्सिंग कहाँ चले गए थे भैया? मान लो भैया ये कोई द्रव A है, ये द्रव B है, ये द्रव और ये द्रव D है। ठीक? और इसका अपना क्या है? वाष्प दाब। क्या है? तो मान लेते हैं इसका वाष्प दाब क्या होगा? P नॉट ए। और इसका वाष्प दाब क्या होगा? P नॉट। इसका वाष्प दाब क्या होगा? और इसका वाष्प दाब क्या होगा? और ऐसे डॉट 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 कई सारे विलयन रखे गए। और इन सभी विलयन को उठा के अगर एक बड़े से पात्र में डाल दूं, सभी विलयनों को, सभी विलायकों को, सभी द्रवों को उठा के एक बड़े से पात्र में डाल दिए, सब मिल गए। अब इसका भी अपना एक क्या होगा? वाष्प दाब। हम मान लेते वो वाष्प दाब क्या है? सोना नहीं ना, ना कतई नहीं। तो बता दो इसका वाष्प दाब क्या होगा? कुछ भी मान लो। कह रही है कि कैपिटल P होगा सर। मान लेते हैं इसका जो वाष्प दाब है वो कैपिटल P है। अब उसमें A B C D डॉट 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 बहुत सारे ऐसे विलय मिला दिए गए, बोल दिया गया। अब उसका वाष्प दाब आएगा कैपिटल P। और उस कैपिटल P, और राउल्ट क्या बताते कि जब आप ऐसा करिएगा कि दो या दो से अधिक द्रवों को, विलायकों को, द्रवों को या घटकों को एक साथ मिश्रित कर दीजिए, और वो भी होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण कर दीजिए, तो नए विलयन का जो क्या प्राप्त होगा? वाष्प दाब प्राप्त होगा। वो उस विलयन में उपस्थित अलग अलग घटक कणों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। इस स्टेटमेंट से एक छोटी सी भ्रम निकल आती है,
और उस भ्रम में बहुत सारे बच्चे और खास तौर पर टीचर फंस जाते हैं। और तो भ्रम क्या है? तो भ्रम है कि जो बिलियन हमने बनाया है और उसमें जो राउल क्या कहते हैं, राउल का स्टेटमेंट साफ साफ है, किताब में पढ़िएगा कि किसी बिलियन में वो घुले हुए कई सारे द्रवों का जो बिलियन तैयार है, उसका जो वाष्प दाब है वो अलग अलग घटक कणों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। सीधी सीधी इस बात उन्होंने कर दी, किताब में आप उनका स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। और इसमें यह समझ में आ जाता है कि ये वाष्प दाब, ये वाष्प दाब, ये वाष्प दाब, ये। अच्छा, कई लोग ये भी बताते नहीं ये अलग अलग है, फिर कहते हैं इसके अंदर भी वाष्प दाब है, वो अलग अलग है। समझने वाली बात यह है कि जब तक वो बाहर अलग अलग पात्र में था, द्रव या विलायक, तब उसका वाष्प दाब कुछ और था। और जब वो अंदर चला गया ABC, तो अब उसका वाष्प दाब कुछ और है। तो यहां पे दो शब्द आते हैं, एक आते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक A का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक B का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक C का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का आशय हुआ हो, यहां शुद्ध पदार्थ का आशय हुआ कि वो उस समय अलग है, उसके साथ कोई नहीं है। जब इसके अंदर आता है तो हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं आंशिक वाष्प दाब। विलायक A का आंशिक वाष्प दाब, विलायक B का आंशिक वाष्प दाब, विलायक C का आंशिक वाष्प दाब, विलायक D का आंशिक वाष्प। वो वास्तव में ये बताना चाहते थे कि जब कई द्रवों को आपस में मिलाकर एक बिलियन में तैयार कर रखा गया है, तो उनमें जितने भी घटक कण हैं A, B, C, उनका वाष्प दाब का योग कुल बिलियन के वाष्प दाब के बराबर होगा। ये उनको बताने का आशय था, उनके बताने का आशय था। उनके बताने का आशय क्या था कि जो कैपिटल P है वो PA प्लस PB प्लस PC प्लस डॉट 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 के बराबर है। और यहां PA, PB और PC वो नहीं है जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P नॉट A, P नॉट B, P नॉट C, P नॉट D अलग है। तो PA कहां है? PA कहां है? बिलियन के अंदर, इसके अंदर है। कौन कौन? PA प्लस PB प्लस PC प्लस डॉट डॉट। D भी लिया हो तो D भी ले लेते हैं। और यही नहीं, ये भी बताते हैं, एक और बात बताते हैं राउल्ट। क्या पहली अवधारणा क्या थी? पहली अवधारणा क्या थी? ये थी आपकी राउल्ट की पहली अवधारणा। ये पहली अवधारणा थी।
कि किसी विलयन में कई घटक कण पीए पीबी पीसी उपस्थित है। और तो देखो एक चीज फिर मैं बार बार बता रहा हूं, ये कंफ्यूज माइंड से हटा दीजिए। अलग अलग पात्र में जो वाष्प दाब होगा वो अलग होगा, विलयन में जाते ही उसका वाष्प दाब अलग हो जाएगा, अलग कुछ और है। सिर्फ वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी यही बताता है। फिलहाल विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा, अगर उसके अलग अलग घटकों के वाष्प दाब को आंशिक वाष्प दाब, इसको कहते हैं आंशिक वाष्प दाब। क्या कहते हैं, फिर समझना इस बात को, क्या कहते हैं, आंशिक वाष्प दाब। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रत्येक अंश का वाष्प दाब, ठीक है। और यहां पे ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वो अलग है, विलयन में अलग है। विलयन में पीए पीबी पीसी है, उसका योग टोटल कुल वाष्प दाब के बारे में। तो ये है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। पहली अवधारणा बता दी। दूसरी अवधारणा रिलेटेड थी आंशिक वाष्प दाब और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के मध्य संबंध को। अगर इस विलयन में कई घटक कण उपस्थित हैं, पीए पीबी पीसी सॉरी ए बी सी डी, कई विलयन, कई द्रव, कई विलायक उपस्थित है, तो उनका अपना अपना क्या होगा, सांद्रता होगी सबकी। और उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमने मोल प्रभाज पढ़ रखा हुआ है कि भाई ए इसमें कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है, उसके अपने अपने मोल भी तो होंगे। तो अगर इस विलयन में मान लेते हैं जो विलयन की वाष्प दूसरी अवधारणा है वो है कि विलयन का आंशिक वाष्प दाब, सॉरी द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब द्रव ए का मोल प्रभाज, कहेंगे सर इसमें थोड़ा सा और सुधार कर देते हैं, तो इसको लिख देते हैं विलयन में, विलयन में ठीक है, द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब जो है वो विलयन में द्रव ए का मोल प्रभाज गुणे विलयन में द्रव ए का क्या आंशिक वाष्प दाब। द्रव ए का जो आंशिक वाष्प दाब, ये राउंड ने कहा सेकंड दूसरी अवधारणा, द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब विलयन में द्रव ए के मोल प्रभाज और विलयन में द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब का गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा आंशिक वाष्प दाब, ये दूसरी जगह आंशिक कहां से आ गया, हाँ यही तो जानना है, बता भी नहीं पाया आप लोग। ये गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ सुधार देते हैं, विलयन में नहीं, यहाँ पे शुद्ध द्रव, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहती हैं।
ठीक है। चल, द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब, विलयन में द्रव ए का मूल प्रभाज और शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब क्या होगा? इसको क्या माना है हमने? इसको माना है पी। मूल प्रभाज क्या होगा? और इनटू, बोलिए हाँ या ना? तो इसी प्रकार पीवी क्या होगा? इंटू पी नॉट एक्स बी। कोई दिक्कत? पीसी क्या होगा? पीडी क्या होगा? कोई दिक्कत? सब अपने अपने अलग अलग होंगे। ठीक। और लास्ट में आप कहेंगे सर तो ठीक है, जब आपने कहा कि P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी प्लस डॉट डॉट डॉट, तो लिख दीजिए ना सर P बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी प्लस एक्स सी इंटू पी नॉट सी प्लस एक्स डी इंटू पी नॉट डी प्लस डॉट डॉट डॉट। बोली हाँ या ना? तो यानी कि विलयन का कुल वाष्प दाब एक्स को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो इसको समझने के लिए चलिए आगे हम लोग कुछ और देखते हैं। तो डेरिवेशन या जो अवधारणा उन्होंने व्यक्त की उस पर आ जाते हैं। तो माना विलयन में ए बी सी डॉट 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 द्रव उपस्थित हैं, ठीक, उपस्थित है, जिनके आंशिक वाष्प दाब, हर बच्चे को की जबान पे होना चाहिए, आंशिक वाष्प दाब क्रमशः क्या क्या है? बोलिए। तथा इनके शुद्ध विलायक या द्रव, ठीक, विलायक माने द्रव का वाष्प दाब क्या क्या है? पी नॉट ए, पी नॉट बी, पी नॉट सी डॉट डॉट है। एक मिनट, क्या और कुछ सुधार कर दूं कि आगे आगे लिखूं इसके? चलिए आगे लिख देता हूं आप लोगों का। यदि विलयन में ए बी सी डॉट डॉट द्रव के कितने कितने मोल, एन ए एन बी एन सी मोल उपस्थित हों, तो बताओ कुल वाष्प दाब क्या होगा? तो विलयन का कुल वाष्प दाब
यानी पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस डॉट डॉट। तो पी कुल क्या होगा, पी टोटल क्या होगा, क्या बताया डाल्टन ने कि जो पी ए है वो किसके बराबर होगा, मूल प्रभाज और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब प्लस कोई दिक्कत। अब मोल प्रभाज बता दिया गया है अगर, तो पी कुल क्या होगा, मान लो यानी मोल प्रभाज क्या कहता है भाई, ए का घटक का मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या क्या है, कोई दिक्कत। पी एक्स भी क्या होगा, एक से छूट गया, बोली क्या, प्लस डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत, सबका एलसीएम सेम है, सबका एलसीएम सेम है। नोट्स मेंटेन करने के लिए ये थ्योरी हमारी इनफ है, बाकी इसका कोई विशेष नहीं कि एक थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जा रही है। बहुत लोग लिखेंगे सर पी कुल बराबर है, थोड़ा सा सर मैं मैटर और बढ़ाना चाहता हूं। हमने कहा किसने रोका है, इधर आ जाइए। सर पी कुल बराबर एन ए इंटू पी नॉट ए प्लस एन बी पी नॉट बी प्लस एन सी पी नॉट सी प्लस डॉट 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 बटा, इसको सर सिग्मा एन लिख सकते हैं, या फिर इसको यन कुल लिख सकते हैं, कुल मोलों की संख्या, और इसको सर वहां भेज सकते हैं यन टोटल इंटू
ये एडिशनल तौर पे मैं बता रहा हूं, आपका मन करे तो लिखिए, नहीं मन कर रहा है तो इसको आगे नहीं बढ़ा सकते आप, आपकी इच्छा है। यहीं तक ठीक है। सर डेरिवेशन कहाँ है राउल्ट का? तो राउल्ट अभी अपनी बात नहीं खत्म करते हैं, राउल्ट अभी आगे भी कुछ बताते हैं। देखिए राउल्ट क्या बताने, हो गया ये? राउल्ट आगे क्या बताते हैं? तो राउल्ट बताते हैं जो सरप्राइज में केवल बताया जाता है। कि वाष्प दाब, पार्सिंग वेपर प्रेशर केवल द्रव या गैस के लिए होता है। द्रव या गैस के लिए होता है। मतलब ठोस के लिए द्रव, ये क्या लिखा? ठोस के लिए वाष्प दाब कैसा होता है? शून्य होता है। बोलिए याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठोस के लिए वाष्प दाब शून्य होता है। अरे ठोस के लिए यार सीधा सीधा ठोस का टुकड़ा कुछ रखा है यहाँ पे। अब क्या ये वाष्प में जाएगा? जो वाष्प में नहीं जाएगा तो अपने पीछे वाले अणु पर दाब छोड़ेगा। जो वाष्प में नहीं जाएगा तो दाब किस बात का छोड़ेगा? और जब दाब नहीं छोड़ेगा तो इसका वाष्प दाब शून्य हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए ठोस के लिए वाष्प दाब कैसा होता है? शून्य होता है। ये तो हमने बता दिया, ये आपकी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन राउल्ट बता के गए थे। तो मैं गया था राउल्ट के पास, सपने में आए थे मेरे राउल्ट, और उन्होंने बताया कि जब अपना पढ़ाना तो बता देना कि ठोस का वाष्प दाब कैसे कितना होता है? शून्य होता है। द्रव और गैस का वाष्प दाब होता है। ठीक, तब हमने कहा कि आइए राउल्ट आगे बताते हैं कि विलयन जिसके पास दो घटक कण है, कौन कौन? विलेय और विलायक। थोड़ा याद करते हैं कि वाष्प दाब और उसका अवनमन होता कब है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आता कहां से, और वो डिफिनेशन याद करते हैं कि जब किसी विलायक में कोई या किसी अवाष्पशील, और ये है आ गया अवाष्पशील। वेरी गुड, यानी ये अवाष्पशील होना चाहिए। तो पहली स्थिति है भैया ये द्रव नहीं है, ये विलय जो है वो द्रव नहीं है। तो फिर ये अवाष्पशील है कौन? पहली बात। और विलायक क्या है? द्रव। तब विलयन कैसा बना? एक्वस लिखते हैं, या फिर आप लिक्विड कहिए। तो ये विलय कैसा है? अब जो हमारा विलयन है
उसमें केवल दो ही घटक कण है। कौन कौन? विलेय और विलायक। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए इस पर परीक्षण कर लेते हैं कि जब किसी द्रव में, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उस विलायक के वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है। विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष विलायक में हुई यह कमी विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाती है। यह डिफिनेशन हमने पढ़ रखा होता। दो घटक कण है, विलेय और विलायक। अगर इसमें विलेय और विलायक है तो इसका भी अपना क्या होगा? वाष्प दाब होगा। इसका भी अपना एक, और इसका जो वाष्प दाब होगा वो विलेय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। और जब इसका वाष्प दाब तो देखो बाहर था तो अवाष्पशील ठोस था, विलयन में ही जाते कैसा हो गया? वाष्पशील नहीं हुआ, घुल गया। अब ठोस अवस्था में नहीं है, घुल गया। बाहर था तो अवाष्पशील ठोस था, विलयन में जाते ही कैसा हो गया? इसलिए ये केस अलग है कि पीटी यानी इसका जो कुल वाष्प दाब है वो उस विलयन के आंशिक वाष्प दाब और विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर। हाँ, आगे चल के यही पी विलेय जो है वो यक्स विलेय इंटू पी नॉट विलेय होने वाला है। बोलो हाँ या ना? और ये जो पी नॉट विलेय है ये है अवाष्पशील ठोस का वाष्प दाब। अब यह अवाष्पशील ठोस का वाष्प दाब कितना हो जाएगा? 0। तब ये 0 पी विलेय खत्म होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत को बड़े ध्यान से समझना कि किसी विलयन में तो मान लेते हैं कि माना विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? वैसे होता क्या है भैया? है वह शुद्ध विलेय है। पहले ये लिख देते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सुधार देता हूं, इसको मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि ये तो बाद की घटना हुई। पहले लिख देता हूं कि माना किसी विलायक जिसका वाष्प दाब, अब यहां पे देखना अभी विलायक स्वतंत्र रूप से, भैया ध्यान से समझना, विलायक स्वतंत्र रूप से है तो इसका वाष्प दाब हम क्या मानने वाले हैं? पी नॉट। ये विलायक का वाष्प दाब है। और में अवाष्पशील क्या बोला गया? ठोस। ठोस घोला गया तथा माना विलयन का वाष्प दाब पीएस, और यहां लिख देता हूं हो गया। ठीक। तो राउंड के अनुसार पी कुल बराबर पी विलेय प्लस पी विलायक। बोलिए कोई दिक्कत? पी कुल को ही हम लोग क्या कहते हैं? पीएस बताना। और पी विलेय को क्या लिखेंगे? विलेय का मोल प्रभाज इंटू पी नॉट विलेय।
ब्लैक का मोल प्रभाज और इंटू पी नॉट ब्लैक, और पी नॉट ब्लैक पी नॉट ही है। नहीं समझ में आया? अब यहां से हम लोग साइड में जान लेते हैं, चूंकि पी नॉट बिले इक्वल टू 0, शुद्ध ठोस का जो है वाष्प दाब कितना होता है, तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा, हाँ, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, पी एस बराबर PS बराबर 0 प्लस यक्स विलायक इंटू पी नॉट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो PS बराबर यक्स विलायक को क्या लिख सकते हैं भैया, विलायक का मूल प्रभाग, विलायक का मूल प्रभाग, वेरी गुड, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इंटू पी नॉट। कोई दिक्कत? कोई समस्या? सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, आइए मजा दिलाते हैं। क्या मैं यक्स विलायक को 1 माइनस यक्स विले लिख सकता हूं? हाँ सर, अब मजा आ रहा है ना, लिख सकता हूं, देखना। तो PS अपान पी नॉट को भेज दूं, PS अपान पी नॉट लिख सकता हूं, इक्वल टू 1 माइनस यक्स विले को क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, किसी को कोई समस्या है? तो माइनस एन अपान एन प्लस कैपिटल एन को उधर भेजूं और पी एस अपान पी नॉट को, तो ये 1 में से क्या घटने वाला है सर, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए ये बताइए कि एन अपान एन प्लस कैपिटल एन यहां आया और 1 माइनस, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एन अपान एन प्लस यही अभीष्ट राउल्ट के नियम का डेरिवेशन कर लीजिए। आदित्य बहुत पीछे पीछे घूम के बात कर रहे हो आप, क्यों? क्लासरूम में? अरे मोबाइल नंबर दो उनको, पार सिंह अपना मोबाइल नंबर दीजिए, हाँ घर पे जाकर बात करेंगे आपसे। ले लो भैया आदित्य, आपके पास मोबाइल नहीं है क्या? तो घर पे बतिया लीजिए। ये डेरिवेशन है, इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। सारे न्यूमेरिकल आपको किस पे लगाने हैं? पी नॉट पी एस अपान पी, वाह वेरी गुड, इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन, है ना, यही ना। अब इसी को हम लोग लिखते हैं पी नॉट पी एस अपान पी एस इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम अपान कैपिटल डब्लू अपान कैपिटल एम।
कितना टारगेट है इसमें? 25+। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल कल से शुरू होंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नोट्स बनाते रहिए आप सभी।